सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है शब्द रचना, उपसर्ग व प्रत्यय। तो बच्चों, हिंदी भाषा का शब्द भंडार विश्व की अन्य भाषाओं की अपेक्षा विशालतम है। हिंदी में प्रायः शब्द मूल स्वरूप में ही आते हैं, परंतु कुछ शब्दों से पहले शब्दांश लगाकर नए शब्द भी बनाए जाते हैं। इसलिए हिंदी विश्व की सबसे समृद्ध भाषा कहलाती है। यानी कि हिंदी की जो शब्द भंडार है वो विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी कि सबसे विशालतम है। और इसमें शब्दों में क्या किया जाता है कि कुछ पहले शब्दांश लगाकर या फिर कुछ बाद में शब्दांश लगाकर शब्दों को बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं चौराहा, तो चौराहा में चौ जमा राहा इस प्रकार से लिखा गया है। ऐसे ही अगला है खूबसूरत, तो खूब जमा सूरत। ऐसे ही अगला है सुपुत्र, तो सु जमा पुत्र, सुपुत्र। तो आपने देखा कि उपयुक्त शब्दों में राहा, सूरत और पुत्र से पहले क्रमशः चौ, खूब और सु शब्दांश लगे हैं। इनके लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कु, दुर, री, ये क्या है? ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर, यानी कि इन्हें जब पहले शब्दों से पहले लिखा जाता है उनके साथ मिलकर ये शब्दों का क्या परिवर्तन कर देते हैं और उनका अर्थ में भी परिवर्तन कर देते हैं। तो जो शब्दों से पहले लगते हैं जो शब्द, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। उपसर्गों का प्रयोग पूर्ण एवं सार्थक शब्दों के साथ ही किया जाता है। एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि उपसर्गों का प्रयोग हम कब करते हैं? उपसर्गों का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, यानी कि हम उसे एक सिंगल अकेले हम उसे नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका कोई अर्थ प्रकट नहीं होगा। तो उसे हमेशा हम पूर्ण एवं सार्थक शब्दों के साथ ही लगाते हैं। तो हमें यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ये हमारे उपसर्ग के शब्द हैं। हमारा मूल शब्द है वास, तो अब जितने भी उपसर्ग के शब्द हैं उसको वास के साथ अगर हम जोड़े तो क्या नए शब्द बनते हैं। जैसे उप जमावास उपवास, आ जमावास आवास, सु जमावास सुवास, नि जमावास निवास। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, अभी ये सारे हमारे उपसर्ग के शब्द हैं। हमारा मूल शब्द है मान। अब उपसर्ग और मान शब्द को अगर हम मिलाएं तो कौन कौन से शब्द बनेंगे वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। अभी जमामान अभिमान, अप जमामान अपमान, अनु जमामान अनुमान, उप जमामान उपमान। तो ये थे हमारे कुछ उपसर्ग के शब्द जो सार्थक शब्दों के साथ मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे उपसर्गों के भेद। हिंदी में अनेक भाषाओं से शब्द आए हैं, अतः 4 भाषाओं से उपसर्ग लिए गए हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। तो यानी कि हर भाषा के अपने अपने उपसर्ग शब्द हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। प्र और अर्थ है अधिक और आगे। उदाहरण प्रक्रिया, प्रवाह, प्रगति, प्रदर्शन, प्रयोग, प्रमुख। तो प्र उपसर्ग लगा के किस प्रकार से हमने शब्दों को पूरा किया है। ऐसे यहाँ पे है परा, यानी कि पीछे या उल्टा। पराकर्म, पराधीन,
पराजय, परास्त, पराभव। ऐसे यहाँ पे है अप, इसका अर्थ होता है बुरा या हीन। तो इसको अगर हम जोड़ दें शब्दों के साथ तो कौन कौन से शब्द बनेंगे? अपकार, अपयश, अपहरण, अपमान और अपवाद। ऐसे ही अगला है अनु, जिसका अर्थ है पीछे, अनुमान, अनुकूल, अनुराग, अनुकरण, अनुज। ऐसे ही दुर यानी कि बुरा या कठिन, दुर्गति, दुर्लभ, दुर्बल, दुर्भाग्य, दुराचार, दुर्घटना और दुर्लभ। ऐसे ही वी, जिसका अर्थ है अभाव या विशेष, विभाग, विदेश, वियोग, विराम, विकल्प और वितर्क। ऐसे ही अगला है तक आ, जिसका अर्थ है तक, पूर्ण, भर, आक्रमण, आहार, आजीवन, आचरण और आमरण। ऐसे ही अगला है नी, जिसका अर्थ है अभाव या अधिक, निवारण, निवास, निरोध, निषेध, निरोग, निकास। ऐसे ही अगला है सु, इसका अर्थ है अच्छा या साहस, सुकर्म, सुगम, दुर्लभ, सुशील, सुदर्शन और सुरक्षा। ऐसे ही अगला है स, जिसका अर्थ है सहित या के साथ, सकुल, सम्मान, सफल, सदेश और सदोष। अब हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग वाले शब्द। हिंदी के उपसर्ग निम्नलिखित हैं, जैसे अ, जिसका अर्थ हो सकता है अभाव और निषेध, असत्य, अटल, अछूत, अभागा, अमर, अनाज। ऐसे अगला है अन, जिसका अर्थ है अभाव या निषेध, अनहोनी, अनपढ़, अनमोल, अनदेखी, अनमेल। अगला है अध, यानी कि आधा, अधखीला, अधपका, अधमरा, अधकचरा। अगला है उन, यानी कि एक, कम, 19, 59, 49। ऐसे अगला है कु, जिसका अर्थ है बुराई या नीचता, कुचाल, कुचक्र, कुपुत्र। ऐसे अगला है नि, जिसका अर्थ है निषेध या अभाव, निकम्मा, निडर, निहत्या, निठल्ला और निगोड़ा। ऐसे ही अगला है पूरा, भर, जिसका अर्थ है पूरा, भरपेट, भरसक, भरपूर। ऐसे अगला है बिन, जिसका अर्थ है निषेध, बिन ब्याहा, बिन जाना, बिन बोया, बिन देखा और बिन भुलाया। ऐसे ही अगला है सु, जिसका अर्थ है अच्छा, सुपुत्र, सुजान, सुकन्या, सुशील और सुगम। ऐसे ही अगला है चौ, जिसका अर्थ है चार, चौकन्ना, चौराहा, चौपाई, चौमासा और चौपाया। अब हम यहाँ देखेंगे अरबी फारसी के उपसर्ग। पहला है बे, जिसका अर्थ है बिना, बेईमान, बेकार, बेचैन, बेगुनाह और बेहोश। ऐसे ही बद यानी कि बुरा, बदनाम, बदसूरत और बदबू। ऐसे अगला है कम यानी कि थोड़ा, कमजोर, कमसिन। ऐसे अगला है ला, जिसका अर्थ है बिना, लावारिस, लाजवाब या लाचार। ऐसे ही अगला है ना, जिसका अर्थ है नहीं, तो नाखुश, नासमझ और नागवार। ऐसे ही अगला है खुश, जिसका अर्थ है अच्छा, खुशदिल, खुशबू, खुशखबरी। अगला है गैर, जिसका अर्थ है भिन्न, गैर हाजिरी, गैर कानूनी या गैर सरकारी। ऐसे अगला है हम, यानी कि साथ, हम सफर, हम जोली, हम दम और हम उम्र। अगला है हर, यानी कि सभी, हर एक, हर घड़ी, हर वक्त, हर हाल। ऐसे अगला है दर, जिसका अर्थ है में, दरअसल, दरकार और दरगुजर। अब हम यहाँ देखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। तो पहला है सब, जिसका अर्थ है अधीन या नीचे, सब जज, सब कमेटी। ऐसे अगला है डिप्टी, जिसका अर्थ है सहायक, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। ऐसे अगला है वाइस, जिसका अर्थ है उप, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल।
ऐसे अगला है जनरल, जिसका अर्थ है मुख्य, जनरल मैनेजर। ऐसे अगला है चीफ, जिसका अर्थ है मुख्य, चीफ सेक्रेटरी। तो ये थे बच्चों हमारे कुछ संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के उपसर्ग। अब है अगला हमारा प्रत्यय। उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। इनका भी स्वतंत्र रूप में अपना कोई महत्व नहीं होता है। ये अन्य किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द में विकार उत्पन्न कर देते हैं और विशेषता प्रकट करते हैं। यानी कि उपसर्ग क्या थे, जो शब्दों के पहले लगते थे। अब प्रत्यय क्या है, जो शब्दों के अंत में लगते हैं और उनका परिवर्तन करते हैं। अब यहाँ पे हमें उदाहरण दिया गया है कि एक दुकानदार है, तो दुकानदार किस प्रकार से लिखा गया है, दुकान जमा दार, दुकानदार। ऐसे ही लंबाई का होगा लंबा जमा आई, लंबाई। ऐसे अगला होगा बच्चा जमा पन, बचपन। तो यहाँ पे ये जो आई, दार और पन, ये जो है ये हमारे प्रत्यय है, क्योंकि ये शब्दों के पीछे लगाए गए हैं। ऊपर दिए गए शब्दों दुकान, लंबा और बच्चा में क्रमशः दार, आई, पन शब्दांश लगे हैं, जिनके कारण उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। ये शब्दांश प्रत्यय कहे जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय सार्थक शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं, अलग से इनका कोई अर्थ नहीं होता। एक ही प्रत्यय अनेक शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें मूल शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे हमें पन यानी कि एक ही प्रत्यय दिया गया है। अब ये एक ही प्रत्यय का जो शब्द है वो अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर हर शब्द का अलग अलग अर्थ उत्पन्न करेगा। पहला है बच्चा, तो बच्चा को अगर प्रत्यय यानी कि पन शब्द के साथ मिलाए तो बच्चा, पन यानी कि बचपन। ऐसे ही पीला, पन यानी कि पीलापन। लड़का जमापन, लड़कपन। ओछा जमापन, ओछापन। ऐसे ही यहाँ देखते हैं, अब हमें दिया गया है इत का प्रत्यय शब्द। अब आनंद जमा इत, आनंदित। पुष्प जमा इत, पुष्पित। फल जमा इत, फलित। हर्ष जमा इत, हर्षित। तो हमने देखा किस प्रकार से जो प्रत्यय के शब्द हैं वो अगर अनेक शब्दों के साथ जो सार्थक शब्द है उनसे मिलते हैं तो उनका जो अर्थ है उनमें किस प्रकार से बदलाव आ जाता है। अब अगला है हमारा प्रत्यय के भेद। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, जो प्रत्यय क्रिया की धातु के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे तैराक यानी कि तैर जमा आक, बहाव यानी कि बह जमा आव, सजावट यानी कि सज जमा आवट। तो ये जो है तैर, बह और सज, ये क्या है, हमारे क्रिया की धातु है और ये क्रिया के धातु के अंत में लग रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, हमारे कृत प्रत्यय हैं। जो प्रत्यय क्रियाओं या धातुओं के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे तैर से तैर, बह, सज क्रियाएं हैं, इनमें आक, आव और आवट जुड़कर नए शब्द बन गए हैं। अब कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं, यानी कि जो शब्द कृत प्रत्यय से बनते हैं, प्रत्ययों को जोड़कर बनाए जाते हैं, उसे हम कृदंत कहते हैं। तो कृत प्रत्यय से बने शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पे क्रिया, धातु और मूल शब्द दिए गए हैं, यानी कि क्रिया भी है, क्रिया के भी शब्द हैं, धातु के भी शब्द हैं और ये सारे मूल शब्द भी हैं। और ये सारे क्या हैं, हमारे प्रत्यय के शब्द हैं और जिनसे जो शब्द बना है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे लिख जमा आ, लिखा। देख जमा आ, देखा। भाग जमा आ, भागा। ऐसे अगला है हंस जमा ई, हंसी। बोल जमा ई, बोली। ये क्या है, ये सारे क्रिया के शब्द बन रहे हैं। तीसरा है चल जमा
आऊ चलाऊ, कमा जमा आऊ कमाऊ, कमाऊ, बिक जमा आओ बिकाऊ। ऐसे अगला है ओढ़ जमा नी ओढ़नी, चट जमा नी चटनी। ऐसे चाह जमा खप, और चाह जमा त चाहत, खप जमा त खपट। भूल जमा अक्कड़ भुलक्कड़, घूम जमा अक्कड़ घुमक्कड़। ऐसे अगला है पढ़ जमा आई पढ़ाई, लिख जमा आई लिखाई, लड़ जमा आई लड़ाई। ऐसे सुन जमा ता सुनता, बोल जमा ता बोलता, कह जमा ता कहता। रट जमा अंत रटंत, गढ़ जमा अंत गढ़ंत। ऐसे अगला है छल जमा इया छलिया, बड़ जमा इया बढ़िया, घट जमा इया घटिया। घट जमाती घटती, गिन जमाती गिनती, बोल जमाती बोलती। अगला है छल जमा आवा छलावा, चढ़ जमा आवा चढ़ावा, बढ़ जमा आवा बढ़ावा। तो ये थे हमारे कृत प्रत्यय। अब है अगला हमारा तद्धित प्रत्यय। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। जैसे सब्जी वाला, सब्जी जमा वाला, जादूगर, जादू जमागर जादूगर। ऐसे ही मालिन, माली जमा इन मालिन। तो दिए गए शब्द सब्जी, जादू, माली संज्ञाएं हैं। जिनके अंत में लगे वाला, गर और इन शब्दांश नए अर्थ वाले शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में लगकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अब तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ पे हमें दिए गए हैं। तो मूल शब्द क्या है? जेठ। तद्धित प्रत्यय है आ, तो जेठा। ऐसे ही भूख जमा आ भूखा, प्यार जमा आ प्यारा, भला जमा आई भलाई, बुरा जमा आई बुराई, ऊंचा जमा आई ऊंचाई, साल जमा आना सालाना, रोज जमा आना रोजाना, मेहनत जमा आना मेहनताना। ऐसे अगला है नौकर जमा आनी नौकरानी, सेठ जमा आनी सेठानी, देवर जमा आनी देवरानी। श्रद्धा जमा आलू श्रद्धालु, कृपा जमा आलू कृपालु, दया जमा आलू दयालु। अगला है गोल जमा ई गोली, लोभ जमा ई लोभी, गुजरात जमा ई गुजराती, काला जमा इमा कालीमा, लाल जमा इमा लालिमा, नीला जमा इमा नीलिमा, नगर जमा इया नगरीय, भारत जमाइया भारतीय, राष्ट्र जमाइया राष्ट्रीय, धर्म जमा एक धार्मिक, नीति जमा एक नैतिक, अर्थ जमा एक आर्थिक। ऐसे अगला है शौक जमा इन शौकीन, रंग जमा इन रंगीन, नमक जमा इन नमकीन। अगला है लोटा जमा इया लुटिया, बूढ़ा जमा इया बुढ़िया, खाट जमा इया खटिया, चित्र जमाकार चित्रकार, साहित्य जमाकार साहित्यकार, कथा जमाकार कथाकार। ऐसे अगला है मानव जमा ता मानवता, शीघ्र जमा ता शीघ्रता, सौम्य जमा ता सौम्यता। ऐसे अगला है खरीद जमादार खरीदार, ठेका जमादार ठेकेदार, दुकान जमादार दुकानदार। अगला है रोशन जमा दान रोशनदान, कलम जमा दान कलमदान, धूप जमा दान धूपदान। 7 जमा वा सातवा, 8 जमा वा आठवा, 9 जमा वा नौवा। ऐसे अगला है आनंद जमा इत आनंदित, गर्व जमा इत गर्वित, आतंक जमा इत आतंकित। ऐसे अगला है नव जमा इन नवीन, कुल जमा इन
कुलीन, शाला जमा ईन शालीन। ऐसे अगला है लघु जमा तम लघुतम, प्रिय जमा तम प्रियतम, सरल जमा तम सरलतम। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं संस्कृत के मूल उपसर्ग लगभग 22 हैं। संस्कृत के कुछ अव्ययों का प्रयोग भी उपसर्ग की तरह होता है। हिंदी के अनेक उपसर्ग हैं। प्रदेश, प्रांत, बोलियों, भाषाओं के आधार पर इनकी संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। प्रत्यय लगभग सभी भाषाओं में पाए जाते हैं। कृदंत और तद्धित प्रत्यय एक जैसे भी हो सकते हैं, जैसे आहट, कृदंत थरथराहट, थरथराना क्रिया के साथ, तद्धित गर्माहट, गरम यानी कि विशेषण के साथ। अतः एक प्रत्यय का प्रयोग दोनों में हो सकता है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।